हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस के 18 चैप्टर को स्टार्ट करें, जिसका नाम है वायु तथा जल का प्रदूषण, यानी पॉल्यूशन एयर और वाटर का। ठीक, ये हमारा जो है क्लास 8 का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो इसे हम अच्छे से देखते हैं, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रदूषण होता क्या है? तो जो जैसे कि अब वायु है और जल जो हम लेते हैं, जो हम यूज़ करते हैं, उसमें कोई अवांछनीय पदार्थ का घुल जाना, ठीक है, जो हमें चाहिए नहीं, जो हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं है, उस पदार्थ का घुल जाना, उसे कहते हैं हम प्रदूषण। ठीक है, तो यहाँ पे हम वाटर और एयर का देखेंगे। नॉइज़ पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण हम इसके पहले देख चुके हैं। अब जैसे ताजमहल है, ठीक है, ताजमहल जो है आगरे का, वो हमारे 7 अजूबों में से एक है, लेकिन कहा जा रहा है कि उसकी जो संगमरमर है वो पीली पड़ी। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो वायु है वो काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित है। वहाँ की जो ऑयल रिफाइनरी है, वहाँ उसकी वजह से बहुत सारे धुएँ जो निकल रहे हैं वो जाके संगमरमर को पीले कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें जो है पहले जो हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो कहते थे कि आसमान बिल्कुल साफ स्वच्छ नीला दिखाई देता था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि धूल के कण ये सारी चीज़ें अब आ गई है। तो इस तरह से वायु प्रदूषण भी हो रहा है, जल प्रदूषण भी हो रहा है। इसकी वजह से क्या होगा कि श्वसन रोग और बाकी सारे रोगों में वृद्धि होगी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वायु प्रदूषण। ठीक है, हमें पता है कि हम भोजन के बिना तो रह सकते हैं कुछ दिन या फिर कुछ टाइम तक, लेकिन एयर के बिना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, एयर के बिना तो हम कुछ देर क्या, थोड़ी कुछ क्षण भी नहीं रह सकते। ठीक है, तो हमारे लिए जो स्वच्छ वायु है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हमें पता है कि हमारे वायुमंडल में जो वायु का मिश्रण है उसमें से करीब 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मीथेन और जल वाष्प भी जो है ये अल्प मात्रा में, जो कि 1% में ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती है, जैसे शहर और भीड़, शहर में जो भीड़ वाले स्थान है, कितने सारे धुएँ होते हैं, हमें साफ स्वच्छ कुछ दिखाई भी नहीं देता, तो वो वायु प्रदूषण बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, तो जो पदार्थ, जैसे कि कुछ पदार्थ जैसे कि उद्योगों के स्वचालित वाहनों से जो निकले धुएँ होते हैं, उनका वायु में मिल जाना, ठीक है, यानी प्राकृतिक संगठन में क्या करेंगे, वो बदलाव ले आएंगे। तो इस तरह जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों द्वारा संदूषित हो जाता है, जो सजीव और निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक, तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। अब ये होता कैसे है? ठीक है, तो जो पदार्थ उसको दूषित कर रहे हैं वो होंगे वायु प्रदूषक। ठीक है, इसके लिए स्रोत जो है ज्वालामुखी का फटना, वनों में आग लगने के बाद उठता हुआ धुआं, धूल, ठीक है, मानवीय क्रियाकलापों द्वारा, जैसे कि जो होती फैक्ट्री, वायु विद्युत संयंत्र, स्वचालित वाहन, जो जलावन लकड़ी, उपले से जलने से जो धुएँ निकलती, ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, वायु प्रदूषण का कारण बनती है, और इनसे हमें बहुत सारी श्वसन की समस्याएं होती हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि आखिर इनमें कौन सी गैस मिलती है जो हमें प्रदूषित करती है इस वायु को और हमें रोक देती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है कार्बन मोनोऑक्साइड, देन कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, एंड उसके बाद है जो वाहन होते हैं जो धुआं उत्पन्न करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से, ठीक है, जो पूरी तरह से नहीं जलते, उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ये बहुत ही ज़्यादा विषैली होती है और ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटाती है, यानी कि हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है हमारे ब्लड में, ठीक है, हीमोग्लोबिन की जो एक नेचर है, ये क्या होता है कि हमें पता है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करके हमें ट्रांसपोर्ट करता है, यानी परिवहन करता है ऑक्सीजन का हमारे ब्लड में, लेकिन इसकी जो बाइंड करने की क्षमता होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से सबसे ज़्यादा होती है, फिर CO2 से होती है, और उसके बाद O2 से होती है, यानी O2 से सबसे कम होती है। ठीक है, तो यानी कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हमें मिलेगी तो हमारा हीमोग्लोबिन उससे बाइंड कर जाएगा और हमारी जो होगी या जीवों की जो होगी वो मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, आगे है, हमने धूम कोहरा यानी जो कोहरे होते हैं उसको देखा है, जो कि धुएं और कोहरे से बने होते हैं। धुएं में हमें पता है नाइट्रोजन और जो होते हैं उनके ऑक्साइड उपस्थित होते हैं, जो अन्य वायु प्रदूषकों और कोहरों के मिलने से ये जो होते हैं धूम कोहरे बनते हैं। इनमें हमें सांस लेने में कठिनाई होती है, जैसे दमा, खांसी, बच्चों में सांस के साथ हरहराहट उत्पन्न होती है। ठीक है, जो उद्योग हैं वहाँ से करीब पेट्रोलियम परिष्करणशालाएँ जो होती हैं, यानी जो पेट्रोल रिफाइनरी होती है, वहाँ सल्फ़र डाइऑक्साइड,
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषक जो होते उत्पन्न होते हैं। विद्युत संयंत्र में कोयला, ठीक है, वहाँ से उनके जलने से सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक, ये फेफड़ों को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त कर देते हैं, जिससे श्वसन की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। एक अन्य प्रकार का प्रदूषक है जिसे हम CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एयरोसॉल में किया जाता है फुहार के रूप में, ठीक है। तो CFC जो है वायुमंडल की जो हमारी ओजोन परत है उसको क्षतिग्रस्त कर रही है, ठीक है। और ओजोन परत हमें क्या करती है कि जो सूर्य से हानिकारक आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे हमें बचाती हैं। अगर ये ओजोन को ही बेकार कर देगी तो सूर्य की जो होगी पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट धरती पर आएंगी और हमें हानि पहुंचाएंगी, ठीक है। तो हमने ओजोन छिद्र के बारे में भी सुना है, लेकिन अब जो है CFC से कम हानिकारक रसायनों का प्रयोग होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। इन गैसों के अतिरिक्त जो है डीजल और पेट्रोल के दहन से भी चलने वाले स्वचालित वाहनों द्वारा बहुत ही छोटे कण भी हमें जो होते हैं हमें वायुमंडल में मिलते हैं, जो बहुत समय तक वायु में रहते हैं। और हम जो होते हैं दृश्यता यानी कि देखने के, जैसे कि हम कहते हैं नहीं कि धुआं धुआं सा है, तो वो होता है कि उसकी दृश्यता घटा देते हैं, ठीक है। ये जो कण होते हैं ये इस्पात निर्माण, खनन जैसे औद्योगिक प्रक्रमों द्वारा भी उत्पन्न होते हैं और विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली जो राख होती है उनके अति सूक्ष्म कण को जो वायुमंडल में को प्रदूषित करते हैं। आगे देखते हैं ताजमहल के लिए एक विशिष्ट अध्ययन, ठीक है। तो करीब 2 दशक से या उससे अधिक भी पर्यटकों को सबसे ज़्यादा आकर्षित जो करता है हमारे भारत में वो है आगरा का ताजमहल, ठीक है। तो अब कहा जा रहा है कि वायु प्रदूषक के कारण ये जो सफ़ेद संगमरमर है वो बदरंग हो रहा है। ये जो वायु प्रदूषण ये जो है कि इसी को नहीं प्रभावित कर रही है, सजीवों को भी प्रभावित करते हैं और भवन, स्मारक, प्रतिमाएं, इन सभी चीज़ों को। तो आगरा के और उसके चारों से रबड़ प्रक्रम, ठीक है, स्वचालित वाहन, रसायन और विशेषकर मथुरा ऑयल रिफाइनरी यानी मथुरा तेल परिष्करण जैसे उद्योग जो हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो गैसें होती हैं वायुमंडल में उपस्थित जो जलवाष्प होता है उससे अभिक्रिया करके, ठीक है, यानी H2O से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं, जो कि वर्षा के साथ मिलकर अम्लीय वर्षा कराते हैं। तो ज़्यादातर जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल ही अम्लीय वर्षा का कारण होता है, ठीक है। तो इस परिघटना को संगमरमर कैंसर भी कहते हैं, ठीक है। मथुरा ऑयल रिफाइनरी से उत्सर्जित काजल कण जो होते हैं यानी काले जो कण होते हैं वो निलंबित कणों का संगमरमर को पीला करने में सबसे ज़्यादा योगदान है। इसको सुरक्षित रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत सारे उपाय किए हैं। न्यायालय ने कहा है कि उद्योगों को CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस और LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस जैसे स्वच्छ ईंधनों का उपयोग करने के लिए आदेश दिया, ठीक है। वहाँ पे जो ताज के क्षेत्र में जो मोटर वाहन होंगे वहाँ सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग करना है, ठीक। तो इस तरह से हम ताजमहल को बचा सकते हैं। अब देखते हैं इनका प्रभाव जो है पेड़ पौधों पर या घरों पर कैसा होता है। तो सूर्य की जो किरणें होती है वायुमंडल से गुजरने के बाद, ठीक है, वो पृथ्वी की सतह पर यहाँ पर गर्म करती हैं और पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य के विकिरणों का कुछ भाग जो होता है वो पृथ्वी पर अवशोषित हो जाता है, क्योंकि कभी कभी वो वापस नहीं जा पाता है, ठीक है। कुछ भागे जो होते हैं परावर्तित होकर तो वापस चले जाते हैं, लेकिन कुछ भाग जो होता है वहीं पे अवशोषित हो जाता है। परावर्तित किरणों का कुछ भाग जो है वायुमंडल में रुक जाता है और यही जो है पृथ्वी को गर्म करता है। जैसे कि हम लोग ग्रीन हाउस देखते हैं, पौधशाला नर्सरी, वहाँ पे क्या क्या जहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत कम आती है तो क्या किया जाता है, एक ग्लास का हाउस बनाया जाता है, ठीक है। इसमें सूरज की रोशनी आ जाती है पर वापस नहीं जा पाती, तो क्या होगा, इससे ये जो इसके अंदर का जो पूरा वातावरण होगा वो गर्म हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ही हमारी पृथ्वी के साथ ही होता है कि सूर्य की किरणें आती हैं और यहीं पे कुछ एब्जॉर्ब होती हैं और जो परावर्तित होती हैं वो कुछ तो वापस चली जाती है लेकिन कुछ यहीं पे रह जाती हैं, जिससे कि हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, ठीक है। इससे कहा जाता है पौधा घर प्रभाव या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। और इस प्रक्रम के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव भी नहीं हो सकता, लेकिन यह खतरा भी बना हुआ है क्योंकि इसमें CO2 की अधिकता बढ़ती जा रही है जिससे पृथ्वी गर्म होती जा रही है, ठीक है। तो CO2 आखिर बढ़ कैसे रहा है? CO2 हमें पता है कि वायु का एक घटक है। तो पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, भोजन बनाने के लिए लेते हैं, जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। CO2 की अधिकता
जो होती है प्रदूषक की भांति कार्य करती है। हमें पता है कि हमें मानवीय क्रियाकलापों में CO2 जो होता है अक्सर मोषित होता रहता है, यानी कि ये हम जो CO2 बाहर निकालते हैं उसको पेड़ पौधे भोजन बनाने के रूप में ले लेते हैं, ठीक है। तो वन उन्मूलन हो रहे हैं, यानी कि पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, तो CO2 का यूज़ नहीं हो पा रहा है, तो CO2 जो है बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ताप बढ़ता जा रहा है और इसे कहा जाता है विश्व उष्णन या फिर ग्लोबल वार्मिंग। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प जैसी अन्य गैसें भी इस प्रभाव में योगदान है। CO2 की भांति भी इन्हें पौधा घर गैस कहते हैं, यानी ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। विश्व उष्णन एक गंभीर संकट है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है समुद्र तल में एक आश्चर्यजनक वृद्धि हो सकती है। बहुत जगह बहुत सारे जो तटीय प्रदेश होंगे वो डूब जाएंगे और इसका बहुत बड़ा प्रभाव है कि वर्षा प्रतिरूप होगी, यानी कि समय पर नहीं होगी। कृषि, वन, पौधे, जंतुओं पर इनका जो होगा प्रतिरूप यानी कि विपरीत प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। जो विश्व ऐसे क्षेत्र जो विश्व उष्णन से आशंकित हैं, रहने वाले अधिकांश व्यक्ति जो हैं एशिया में हैं, ठीक है। और मौसम परिवर्तन की रिपोर्ट के अनुसार पौधा घर गैस यानी ग्रीन हाउस गैसें जो हैं वर्तमान स्तर तक रखने के लिए हमारे पास बहुत सीमित समय है, अन्यथा शताब्दी के अंत तक 2 डिग्री सेल्सियस तक ताप में वृद्धि हो सकती है, जो कि संकटकारी स्तर है। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो विश्वव्यापी सरकारों के लिए बहुत ही ज़्यादा सोचने वाला विषय बन गया है। तो इसके लिए कुछ सम्मेलन हुए हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल एक ऐसा अनुबंध है जिस पर बहुत से देश ने हस्ताक्षर किए। हमें पता है कि पृथ्वी के ताप में केवल 0.5 डिग्री सेल्सियस जितनी कम वृद्धि, यानी कि सिर्फ 0.5 डिग्री सेल्सियस हमें सुनने में कुछ नहीं है, लेकिन अगर इतनी ही वृद्धि हो जाए इससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो ग्लेशियर्स होते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघलने लगे हैं, ठीक। अब क्या किया जा सकता है? तो प्रदूषण के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे बताया गया कि कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली संसार में सबसे ज़्यादा प्रदूषित नगर था। तो यहाँ पे पेट्रोल और डीजल से चलने वाले मोटर वाहनों से निकलने वाले धुएँ जो थे वो दम घोटू वातावरण थे, मतलब वहाँ सांस लेना भी मुश्किल था। तो वहाँ पे कहा गया है कि वहाँ पे सीसा रहित पेट्रोल यूज़ हो, CNG जैसे ईंधनों का उपयोग किया जाए वाहन चलाने के लिए, ठीक है। अब इसकी उपयोग से वहाँ की वायु अपेक्षाकृत स्वच्छ हो गई है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि जो पटाखे हम जलाते हैं उससे भी बहुत सारे हानिकारक धुएँ होते हैं, ठीक है। तो हमें पटाखों का बहिष्कार करना चाहिए, ठीक है। आगे है सरकार और एजेंसियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर वायु की गुणवत्ता का नियमित जो है वो मॉनिटर द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। और लोगों को जागरूक भी कराया जा रहा है और जो ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जीवाश्म ईंधन के स्थान पर वैकल्पिक ईंधनों को अपनाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है। आगे है हमारे थोड़े से योगदान से पर्यावरण की व्यवस्था में बहुत बड़ा अंतर हो सकता है, ठीक है। पड़ोस में यहाँ पे है कि जो है लगे वृक्षों का पोषण कर सकते हैं। अगर हम खुद वृक्ष नहीं लगा सकते तो जो वृक्ष लगे हुए हैं हमारे आसपास उनका भी ख्याल रखें, ठीक है। तो वन महोत्सव इसीलिए मनाया जाता है जो कि जुलाई माह में प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इसमें लाखों वृक्ष रोपित किए जाते हैं। आगे है जल प्रदूषण, और जो हमारे पास सूखे पत्ते वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, यानी जो जैविक चीज़ें होती हैं उनको हम जलाने के बजाय क्या कर सकते हैं, उनकी कंपोस्ट यानी कि उनको एक गड्ढे में दबाकर उसमें से कंपोस्ट खाद तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है जल प्रदूषण, ठीक है। अभी हमने वायु प्रदूषण देखा, अब जल प्रदूषण देखते हैं। हमें पता है कि हमें दैनिक जो क्रियाकलाप है और जीने के लिए हमेशा हमें जल की आवश्यकता होती है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि, उद्योग और कृषि के कारण ये जल जो है दुर्लभ होता जा रहा है, ठीक है। हम जो कपड़े धोते, नहाते हैं, उसके बाद जो हम जल देखते हैं वो हमें बहुत गंदा सा दिखाई देता है, यानी कि हम उसमें कुछ ऐसा पदार्थ मिला देते हैं जो कि उसकी गुणवत्ता को कम कर देता है। जब भी वाहित मल या विषैले रसायन ये सारी चीज़ें जब हानिकारक पदार्थ जल में मिल जाते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है और इन पदार्थों को जो प्रदूषित करें उन्हें जल प्रदूषक कहते हैं, ठीक है। आगे बताया गया है कि जल कैसे प्रदूषित होता है। तो गंगा जो है भारत की प्रसिद्ध नदियों में से एक है। इसका अधिकांश उत्तरी, केंद्रीय और पूर्वी भारतीय जनसंख्या का पोषण करती है। बहुत सारे व्यक्ति जो हैं अपनी दैनिक आवश्यकताओं और जीविकाओं के लिए इस पर भी निर्भर करते हैं। तो हाल ही में प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष WWF द्वारा किए गए अध्ययन में यह पता लगा है कि गंगा संसार की 10 ऐसी नदियों में से एक है जिसका अस्तित्व खतरे में है।
यानी कि इसका प्रदूषण स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, जिन शहरों और बस्तियों से होकर यह नदी प्रवाहित होती है वहाँ के निवासी अत्यधिक कूड़ा करकट, अनुपचारित वाहित मल, ये सारी चीज़ें उसमें सीधे फेंक देते हैं, जिसकी वजह से उसका प्रदूषण स्तर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया है। इसकी वजह से उसमें जो जलीय जीव होते हैं वो भी जीवित नहीं रह पाते, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है। इसके लिए 1985 में इस नदी को बचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना आरंभ की गई, जिसे गंगा कार्य परियोजना कहते हैं। ठीक है, लेकिन इतनी जनसंख्या औद्योगिकरण के वजह से ये महाशक्तिशाली नदी को भी बहुत सारी हानि पहुंच गई है। तो भारत सरकार ने 2016 में एक नए प्रस्ताव का शुभारंभ किया, जिसे कहा गया स्वच्छ गंगा भारत मिशन। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश के कानपुर, ठीक है, अगर हमें इसको समझना है कि प्रदूषण है क्या है, तो उत्तर प्रदेश का जो कानपुर शहर है वहाँ की जो नदी है सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। ठीक है, क्योंकि कानपुर उत्तर प्रदेश के अत्यधिक जनसंख्या वाले शहरों में से एक है। ठीक है, यहाँ पे स्नान करना, कपड़े धोना, मल मूत्र, ये सारी चीज़ें देखा जाता है। तो यहाँ पे कूड़ा करके फूल, पूजा सामग्री, ये सारी पॉलीथीन, ये सारी चीज़ें उसमें फेंक देना। कानपुर में नदी में जल की मात्रा बहुत ज़्यादा कम है और नदी का प्रवाह भी बहुत ज़्यादा धीमा है। और कानपुर में करीब 500 से ज़्यादा औद्योगिक इकाइयाँ हैं। इनमें उर्वरक, अपमार्जक, चर्म और पेंट की फैक्ट्रियाँ हैं। तो ये जो रासायनिक अपशिष्ट होते हैं इनका सीधे नदी में विसर्जन कर देते हैं हम। बहुत सी औद्योगिक जो इकाइयाँ होती हैं रसायनों और नदियों और नालों प्रभावित करते हैं, जिसको कि उपचारित नहीं किया जाता है और डायरेक्ट वैसे ही उसमें डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ का पूरा जो होता है जल प्रदूषित हो चुका है। ठीक है, इनमें जो रसायनों में आर्सेनिक होते हैं, लेड, फ्लोराइड, ये सारी होती हैं, जिनसे पौधे और पशुओं अविषता उत्पन्न होती है और इसे रोकने के लिए सरकार ने अधिनियम बनाए हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार यानी अधिनियम के अनुसार उद्योगों को अपने यहाँ उत्पन्न अपशिष्टों को जल में प्रवाहित करने से पूर्व उपचारित करना चाहिए, लेकिन प्रायः इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है। ठीक है, और अशुद्ध जल से मृदा भी प्रभावित होती है। हमने देखा था पहले भी कि जो पीड़कनाशी यानी जो कीटों को मारने के लिए ये सारी जो दवाएं यूज़ करती हैं, क्या होता है कभी कभी जल में घुलकर जलाशयों में पहुंच जाते हैं और भूमि में रिस कर ये भौम जल को प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है, और बहुत सारे तालाबों में हम देखते हैं कि वो बहुत हरे प्रतीत होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ शैवाल उगे रहते हैं और जो वहाँ पे उर्वरक में उपस्थित नाइट्रेट और फॉस्फेट की वजह से वहाँ पे ये शैवाल बहुत आसानी से उग जाते हैं और रसायन जो होते हैं शैवालों को फलने फूलने के लिए बहुत ही ज़्यादा पोषण देते हैं और जब ये शैवाल मर जाते हैं तो जीवाणु जैसे घटकों के लिए भोजन का कार्य करते हैं। ये अत्यधिक ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे कि जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जलीय जीव मर जाते हैं। कभी कभी अनुपचारित वाहित मल सीधे ही नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिसमें कि अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपमार्जक होते हैं, सूक्ष्म जीव आदि ये सारे होते हैं। तो वाहित मल द्वारा संदूषित जल में जीवाणु, वायरस, कवक और परजीवी हो सकते हैं, जिससे हैज़ा, मियादी बुखार और पीलिया जैसे रोग होते हैं। ठीक है, जीवाणु जो होते हैं जल की गुणवत्ता के सूचक होते हैं। यदि जल में ऐसे जीवाणु हैं तो इसका यह मतलब है कि जल मल युक्त पदार्थ द्वारा संदूषित है। ठीक है, यदि इस प्रकार के जल का हम प्रयोग करते हैं तो हमें विभिन्न संक्रमण हो सकते हैं। एक गर्म जल भी हमारे लिए एक प्रदूषक की कार्य करता है, जो कि विद्युत संयंत्रों उद्योगों से आता है। अगर इसे नदियों में बहाया जाए तो वहाँ पे क्या होगा, ताप में वृद्धि हो जाएगी, जिससे वहाँ के पेड़ पौधे, जीव जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है पेय जल। क्या होता है, जल को शुद्ध कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो साफ़ स्वच्छ हमें कभी कभी जल दिखाई देता है, लेकिन उसको पीने के बाद हम बीमार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ दिख रहा है स्वच्छ, लेकिन उसमें रोगवाहक सूक्ष्म जीव घुले हुए हैं, इसलिए उनको पीने के पहले शुद्ध किया जाता है। तो पीने के लिए उपयुक्त जल को पेय जल कहा जाता है। ठीक, तो रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा जलाशयों में गिराने से पूर्व जो वाहित मल होता है उसका उपचार किया जाता है, जल को शुद्ध किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार नगर निगम या नगर पालिकाएँ भी घरों में आपूर्ति करने से पूर्व जो जल का उपचार करते हैं। ठीक है, हमें पता है कि संसार की करीब 25% संख्या को निरापद पेयजल नहीं मिलता है। ठीक, यानी शुद्ध नहीं मिलता है। इसको फिल्टर करने यानी शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ जो अपद्रव्यों को दूर करने की भौतिक विधि, जैसे कि घरेलू फ़िल्टर, कैंडल फ़िल्टर होता है। ठीक है, उसके बाद उबालने से इसको शुद्ध किया जा सकता है। उसके बाद रासायनिक विधि यानी क्लोरीनीकरण, क्लोरीन की गोलियाँ या विरंजक चूर्ण मिलाकर। ठीक है,
नेक्स्ट है औद्योगिक इकाइयों के लिए बनाए गए नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए ताकि प्रदूषित जल को सीधे नदियों या झीलों में नहीं बहाया जाए। ठीक है, तो जल की बचत करने के लिए यहाँ पे 5R यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये 5R बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है रिड्यूस यानी कम उपयोग, दूसरा है रीयूज़ यानी पुनः उपयोग, तीसरा है रिसाइकिल यानी पुनः चक्रण, चौथा है रिकवर यानी पुनः प्राप्त करना और पांचवा है रिफ्यूज़ यानी उपयोग न करना। ये 5R हमें बहुत इम्पॉर्टेंट करेंगे, मतलब उपयोगी होते हैं जिसकी वजह से हम जल को बचा सकते हैं, यानी कि रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, रिकवर, रिफ्यूज़। धुलाई, जैसे कि क्या होता है कि धुलाई और अन्य घरेलू कार्य में उपयोग हुए जल को हम यहाँ पे जो होता है ये किसी चीज़ में डाल सकते हैं, या फिर सब्जियों को धोने के बाद जो बचता है पानी उसको पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। ठीक है, तो प्रदूषण अब बहुत ही दूरस्थ घटना नहीं रह गई है, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन को बहुत तेज़ी से प्रभावित कर रहा है और हमारा दायित्व तो है कि हम इसको कम करें और हम अपने पर्यावरण को बचाएं। ठीक है, और ये यहाँ पे जल उपचार संयंत्र दिखाया गया है। ठीक, हमें और यहाँ पे बताया गया है लास्ट में कि जो जल की जो खपत होती है, यानी कि दांतों को ब्रश करते हुए या कोई काम करते हुए हम नल का खुला छोड़ देते हैं तो उसमें कई लीटर जल व्यर्थ हो जाता है। जिस नल से हमें प्रति सेकंड एक बूंद जल टपकता हुआ मिलता है, उस नल से एक वर्ष में करीब कई हज़ार लीटर जल नष्ट हो जाता है। और हमें पता है कि जल हमारा एक लिमिटेड सोर्स है, इसलिए उसे हमें बचाना चाहिए। अब हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। वायु प्रदूषण अपद्रव्यों द्वारा वायु का ऐसा संदूषण है जिसका हानिकारक प्रभाव सजीव और निर्जीव दोनों पर हो सकता है। प्रदूषक वे पदार्थ हैं जो वायु और जल को संदूषित करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये वायु के प्रमुख प्रदूषक है, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को जो है मेन ग्लोबल वार्मिंग का गैस कहा जाता है। CO2 जैसे जो है पौधागत गैसों के बढ़ने से विश्व उष्णन हो रहा है। जल प्रदूषण जीवन के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक पदार्थों द्वारा जल का संदूषण है। वाहित मल, कृषि रसायन और औद्योगिक अपशिष्ट जो होते हैं सबसे प्रमुख जो है जल संदूषक है। स्वच्छ और पीने योग्य जल को पेयजल कहा जाता है। जल एक अनमोल प्राकृतिक संसाधन है, हमें इसके संरक्षण के उपाय सीखने चाहिए। तो ये रहा हमारा आज का चैप्टर, जो कि हमारे क्लास 8th का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम क्लास 9th के चैप्टर्स यानी NCERT साइंस स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।